हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 2025 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की एक पुस्तक है कृतिका। तो कृतिका पुस्तक से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे और प्रश्न भी देखेंगे। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके क्या उत्तर लिखे जा सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारे जो कृतिका पुस्तक है उसका पहला पाठ माता का अंचल, जो कि शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखित है। ये पाठ इम्पोर्टेंट पाठ है और इसमें से कौन कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है कि छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब उनका कोई प्रिय खिलौना मिल जाता है तो वे तुरंत ही पिछला सब कुछ भूलकर अपने खेल में खो जाते हैं। अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को जी भरकर खेलने का मौका मिल जाता था, इसलिए उन्हें देखकर भोलानाथ सिसकना भूल जाता था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव क्यों था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, बहुत प्रेम वो अपने पिताजी से करते थे, पर जब उस पर विपदा आई, आप बहुत मुसीबत आई, तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का अंचल रखा है, माता का अंचल रखा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सम्मुख है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं, जैसे कि माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घूमने ले जाने या अपने साथ खेलने को कहकर प्रेम व्यक्त करते हैं, या वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उसको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेल कर भी बच्चे प्रेम करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर भी प्यार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त भी करते हैं। माता का अंचल पाठ से जो हमारा अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है वह है, सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सांप को देखकर भोलानाथ की दशा बेहद खराब हो गई। जैसे ही भोलानाथ ने सांप को निकलते देखा तो वह रोते चिल्लाते हुए बेतहाशा भाग निकला। कभी वह औंधे मुंह गिरता तो कभी अंटा चिट गिरता। साथ के सब बच्चे भी भाग खड़े हुए। भोलानाथ गिरता पड़ता लहूलुहान घर पहुंचा तो माँ बरामदे में चावल साफ कर रही थी। वह सीधे माँ के अंचल में जा छिपा और सुबक सुबक कर रोने लगा। हमारी कृतिका पुस्तक से दूसरा पाठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। इससे प्रश्न अवश्य आता है, साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया जी ने लिखा है। और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक या गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रता से में डूबी हुई थी। उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। इस पाठ से एक यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? बहुत बार यह प्रश्न आया है परीक्षाओं में, तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से निकल कर आता है, प्रश्न संख्या 3। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो उत्तर हो जाएगा, श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। बुद्धिस्ट मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, उनको बोलते हैं बुद्धिस्ट। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो श्वेत पताकाएं मतलब सफेद रंग के झंडे फहराए जाते हैं। शहर या कस्बे से दूर किसी वीरान जगह पर मंत्र लिखित 108 पताकाओं को फहराया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता। यह समय के साथ साथ स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और रंगीन पताकाओं को किसी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत के लिए फहराया जाता है। कृत्तिका पुस्तक से यदि कोई महत्वपूर्ण पाठ है तो वो है, सबसे महत्वपूर्ण पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर वर्ष इस पाठ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसमें चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो लॉन्ग स्टॉक एक जगह है, वहां पर लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी, क्योंकि लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका ने जब जितेन नार्गे से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। यह सब जानकर लेखिका सोचती है कि भारत के लोग अब भी मानसिक संकीर्णता तथा अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुए हैं। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है और सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनके अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। तो जब जितेन नार्गे ने बताया कि इस धर्म चक्र को, प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो लेखिका को लगा कि भारत के बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं गंगा में नहाओ और पाप धुल जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस चक्र को घुमाने से क्या होता है,
पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो लेखिका को लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि दुकान आदि ना खुलने के कारण वहां व्यवसायीकरण ज्यादा नहीं फैल पाया, जिसके कारण लोग वहां बड़ी संख्या में नहीं आते हैं और लोगों के ना आने के कारण वहां कूड़ा करकट नहीं फैलता। अगर वहां लोग आते, घूमने वाले लोग ज्यादा आते, तो वहां गंदगी फैलाते, लेकिन वहां पर गंदगी नहीं है, तो इसलिए लेखिका ने कहा कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है और वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए, जो हमारे फौजी भाई हैं वो एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां गर्मियों में भी तापमान माइनस में चला जाता है, इतनी सर्दी में रहते हैं। जहां पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौज के जवान दिन रात तैनात रहते हैं। इसी प्रकार से वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों में भी रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करके हमारी रक्षा करते हैं। वे दिन रात धूप छांव की प्रवाह किए बिना प्रकृति की प्रकोप को सहन करते हैं। वह हम सब के लिए अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर अपनी जान तक कुर्बान करते हैं। वह फौजी भाई हमारे, वह त्योहारों की खुशी से बढ़कर अपने जंग जीतने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अब उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हम उनका सदा आदर और सम्मान करें, यह हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। उनके और उनके परिवार के प्रति सम्माननीय भाव और आत्मीय संबंध बनाए रखने चाहिए। उनके प्रति देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अखंड रखने वाले महारथी के रूप में हम उनको सम्मानित करना चाहिए। हमें उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें, उन्हें निराशा से बचाएं। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने। एक प्रश्न और मैंने इसमें जोड़ा है जो कुछ बार पूछा गया है परीक्षा में। साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है। तो हिमालय के हिम शिखर पूरे एशिया के जल के भंडार व स्रोत हैं। सर्दियों में इन शिखरों पर बर्फ जम जाती है, अर्थात बर्फ के रूप में जल संग्रहित हो जाता है। गर्मियों में जब सभी जगह पानी के लिए हाहाकार त्राही त्राही मचती है, तो यह बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर नदियों में जल के रूप में पहुंचती हैं और जन जन के सूखे कंठों को शीतलता प्रदान करती हैं। तो ये दो पार्ट जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। ये दो पार्ट आपने याद कर लिए तो कृतिका के आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एक पाठ और आपकी पुस्तक में दिया है और शायद उत्तराखंड बोर्ड में तो शायद ये ना आए, लेकिन पुस्तक में दिया है, तो इसके भी मैं प्रश्न देख लेता हूं, क्या पता आ जाए इसमें से कोई प्रश्न। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसमें से कुछ लेकर आया हूं आपके लिए, तो इनको भी हम देख लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूं अग्गे, ये पुस्तक में दिया हुआ है, जबकि उत्तराखंड बोर्ड का जो सिलेबस आया था उसमें ये पाठ नहीं था और शायद परीक्षा में पूछा भी नहीं जाए, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो उसके लिए पहले से हम तैयार रहने चाहिए। उसके लिए मैं इसमें से कुछ प्रश्न आपको बता देता हूं। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है। इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का
हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता है। दूसरा प्रश्न है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। अणुबम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई, पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है। तो इसको देख करके, इस चीज को देख करके लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया और लिखने पे मजबूर किया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? देखिए, बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरणतः अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह ना करें तो शायद वे अब जो है आराम करना चाहेंगे। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां-कहां और किस तरह से हो रहा है? देखिए, आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है, कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा यह वहां के जनजीवन को तहस नहस कर डाला। विज्ञान के जो दुरुपयोग हैं, विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं। इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं और इससे लोगों को स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है और रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने कक्षा 10 हिंदी कृतिका की पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, मैं ये कहूँगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देख करके अच्छे से पढ़कर परीक्षा देने जाइएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर परीक्षा में असुविधा ना हो और आप अच्छे अंक ला सकें।